हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आईबीपीएस के द्वारा बहुत सारे पद पर वैकेंसी निकली हुई है और इन पदों में राजभाषा अधिकारी के भी पद हैं और राजभाषा अधिकारी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इस पद के लिए फॉर्म भरने की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी आयु सीमा क्या होगी और इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आएंगे और उनके लिए कितने नंबर निर्धारित किए जाएंगे। सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात करें कि जो आईबीपीएस के द्वारा नोटिफिकेशन आया है उसमें कौन कौन से पद है। तो इसमें जो पद है वो है आईटी ऑफिसर के, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के भी पद है, राजभाषा अधिकारी के हैं, लॉ ऑफिसर, एचआर और मार्केटिंग ऑफिसर के पद है। यदि आप इन पदों में से किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी पोस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं कि क्या आप उसको भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और इस वीडियो में हम लोग राजभाषा अधिकारी के पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि राजभाषा अधिकारी के लिए कुल पद इस वर्ष कितने हैं। तो इसमें कुल पद हैं 41 यानी 41 है। लास्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आया था तब इसमें 25 पद रखे गए थे और लास्ट में जब इसका फाइनल रिजल्ट आया था तो वहां पर सीटें बढ़कर 50 हो गई थी। तो ये सीटें सिर्फ 41 नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 11 है और एसटी के लिए 3 और एससी के लिए यहाँ पर 6 रिक्तियां हैं। बाकी किस बैंक में कितनी कितनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बात करें कि इस पद के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यदि आप राजभाषा अधिकारी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एमए होनी चाहिए। और एमए किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, यदि आपने हिंदी में किया है या फिर संस्कृत में किया है तो आप इसको भर सकते हैं। और यदि आपने एमए हिंदी में किया है तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश रहा हो और यदि आपने संस्कृत से एमए किया है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए। अब आयु की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम आयु है वो 20 वर्ष है और मैक्सिमम जो आयु है वो है 30 वर्ष। आयु सीमा की बात करें तो 30 वर्ष यहाँ अधिकतम है और ये 30 वर्ष किस प्रकार से काउंट किए जाएंगे। तो यदि आपका जन्म 2 अगस्त 1993 के बाद हुआ है और 1 अगस्त 2003 के पहले हुआ है, अर्थात इन दोनों के बीच में आपका बर्थ हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो 2 अगस्त 1993 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और ना 1 अगस्त 2003 के बाद का बर्थ होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, तो आपको एक कल वीडियो दिया गया था जिसमें बताया गया था कि इसके फॉर्म भरने आज से शुरू हो गए हैं और डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, जिसकी वजह से आपको ये दोबारा आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने की जो डेट है वो आज से शुरू हो गई है और 21 अगस्त तक ये डेट रहेगी। और प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम जो होगा इसका वो 30 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर को होगा। मुख्य परीक्षा इसकी 28 जनवरी 2024 को होगी। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं, एक तो प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा आपकी दिसंबर 30 या 31 को होने वाली है, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से आएंगे और जीए से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की संख्या इंग्लिश के लिए 50 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के भी 50 प्रश्न होंगे और जीए के 50 प्रश्न होंगे। जीए और रीजनिंग के लिए 50 प्रश्नों के लिए 50-50 अंक दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे उन 50 प्रश्नों के लिए यहाँ पर 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। टोटल 150 प्रश्न होंगे जिसके लिए 125 अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी में सेक्शनल टाइम दिया गया है, अलग अलग टाइम मिलेगा इसके लिए और वो टाइम है 40 मिनट पर सब्जेक्ट का। इसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा होगी जो कि 28 जनवरी
24 को होने वाली है। इसमें आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 47, जिसमें से 45 क्वेश्चन जो होते हैं वो वैकल्पिक तौर पर पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न जो होंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज से पूछे जाएंगे और 45 प्रश्नों के लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा और ये जो 2 प्रश्न होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इनमें 2 प्रश्न आते हैं जिनमें ट्रांसलेशन का काम किया जाता है। एक हिंदी का पैराग्राफ होता है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और दूसरा जो होता है वो इंग्लिश का होगा जिसमें हिंदी में आपको टाइपिंग द्वारा उसको ट्रांसलेशन करना होता है। इन 2 प्रश्नों के लिए भी आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका परीक्षा पैटर्न है। अब बात करते हैं सिविल की। सिविल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो राजभाषा अधिकारी का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर सिविल स्कोर की भी बात की गई है। तो आपको इस सिविल स्कोर के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये स्कोर उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है या क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करते हैं। और यदि आपका कोई अकाउंट ही नहीं है तो आपके लिए स्कोर की कोई बात नहीं है, आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये स्कोर उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी लोन लिया था या फिर वो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। और इस स्कोर की बात करें तो ये फॉर्म भरने के टाइम पर इस स्कोर को नहीं मांगा गया है। ये जब आपकी ज्वाइनिंग होगी किसी बैंक में उस टाइम पर आपका ये सिविल स्कोर 650 होना चाहिए। तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई अभी कर सकते हैं। और जब आप अपना स्कोर देखते हैं, यदि आपने कभी लोन नहीं लिया है या क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है तो वहां पर इसमें आपके फॉर्म में NH करके दिखाएगा, जिसका मतलब होता है नो हिस्ट्री। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और सिलेक्शन की बात करें तो iExamB के द्वारा लास्ट ईयर IBPS SO में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इनकी सक्सेस स्टोरी आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आपको इनकी सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी। और अभी जो एग्जाम होने वाला है ESIC और EPFO का, उसमें उन विद्यार्थियों के लिए 5 मॉक टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर दिए जाएंगे जो कि iExamB के RBI राजभाषा के स्टूडेंट हैं, नाबार्ड राजभाषा में उन्होंने एनरोल कराया है या फिर IBPS SO राजभाषा के लिए वो एनरोल कराएंगे। तो उन सभी को ये 5 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो आप इस अवसर का भी लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने ESIC और EPFO का भी फॉर्म भरा है तो जल्द से जल्द IBPS SO में एनरोल कराएं और इस अवसर का भी लाभ उठा सकते हैं।